एंड आज हम स्टार्ट करने वाले सेवाओं का बाह्यकरण। आउटसोर्सिंग सर्विस क्या होती है जो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व की जाती है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर था व्यवसाय के उभरते हुए साधन, इसका ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में बिजनेस के बारे में पढ़ा था, बिजनेस में हमने क्या क्या पढ़ा था कि उसके क्या क्या लाभ है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि सेवाओं का बाह्यकरण किस तरीके से किया जाता है और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए अनेक क्रियाएं करनी होती है। देखो कि अगर कोई भी बिजनेस को अगर चलाना है तो उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करना होता है, खरीदना होता है, बेचना होता है, फाइनेंशियल क्या कहते हैं पोजीशन को तैयार करना पड़ता है, फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, फिर पत्र व्यवहार करना पड़ता है। मतलब पत्र व्यवहार मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ छपवानी है, ठीक है, या आपको कुछ क्या कहते हैं नोटिस वगैरह देना है, तो ऐसे कुछ भी आप जो है पत्र के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उधार एकत्रित करना होता है, आप कहीं से भी क्या कहते हैं क्रेडिट करके पैसों को इकट्ठा कर सकते हैं और अपने व्यापार में लगा सकते हैं। ग्राहकों को विक्रय के बाद सेवा प्रदान भी करना होता है कि अगर कोई कस्टमर आपसे सामान ले रहा है तो आपको उसको सर्विसेज भी देना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें से कुछ क्रियाएं तो ऐसी है जो प्राय स्वयं व्यावसायिक संस्था द्वारा ही संपन्न की जाती है। देखो बहुत सारे ऐसे इसमें से काम है जो खुद ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है। ठीक है, जैसे उत्पादन तथा क्रय विक्रय। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो प्रोडक्शन भी खुद करती है और खरीदती है और बेचती भी है। ठीक है, कुछ अन्य क्रिया ऐसे जिन्हें पूरा करने के लिए व्यावसायिक संस्था के पास दो विकल्प उपलब्ध होते हैं। कुछ ऐसे काम है जो ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए उन्हें अलग से क्या कहते हैं विकल्पों का चयन करना पड़ता है, जैसे कि संगठन के अंदर ही पूरा करना है, संगठन के बाहर से पूरा करना। दो रिसोर्सेस रहते हैं, या तो हम संगठन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अपने उस रिसोर्सेस को पूरा कर लें, या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से हम जाके अपने रिसोर्सेस को पूरा करें। तो उदाहरण के लिए अपने उत्पादों का विज्ञापन कंपनी स्वयं भी कर सकती है। देखो बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, वो कुछ ऐसी कंपनी होती है जो क्या करती है कि अपनी कोई भी प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो खुद कर लेती है। और कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपने एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए बाहर से लोगों को रखती है, उन्हें पैसे देती है और अपने सामान का क्या करती है एडवर्टाइजमेंट कराती है। ठीक है, और किसी विज्ञापन एजेंसी से भी करवा सकती है। बाजार में ऐसी विज्ञापन एजेंसी जो अन्य व्यवसाय को विज्ञापन सेवा प्रदान करती है। देखो बाजार में आपको मार्केट में से बहुत सारे एजेंसी मिल जाएगी जो आपको क्या करता है विज्ञापन सेवा प्रदान करता है। इसी प्रकार की सेवाओं के और भी अनेक उदाहरण है, जैसे कि कोरियर सेवा आपको मिल सकती है, वित्तीय सलाहकार सेवा, उधार एकत्रित करने की सेवा, ठीक है, ग्राहक सेवा आदि। ये सारे आपको क्या है कि बाहर से मिल जाते हैं। जब व्यवसाय का पैमाना छोटा होता है, व्यवसाय ये सभी क्रिया करने के लिए संगठन के अंदर ही इंतजाम कर लेते थे। देखो क्या करें कि जब के टाइम पहले के टाइम में क्या होता था कि बिजनेस जो होता था वो छोटे लेवल पे होता था। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो होती थी जो क्या कहते हैं कंपनी के अंदर ही क्या करा जाता था, इन सारे कामों को अपना लिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होने लगा, इन सारे कामों को एकदम से कर पाना कठिन होने लगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करने लगे, बाहर से लोगों से अपने काम को करवाने लगे। कोई भी संगठन इतना सक्षम नहीं है कि वो इन सभी क्रियाओं को विशिष्ट प्राप्त कर ले। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता कि सारे कामों को खुद से ही कर ले और बहुत अच्छा करे। ठीक है, अतः आज की अनेक क्रियाओं को करने में आने वाली कठिनाई को दूर करने तथा विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने के लिए इन सेवाओं को संगठन के बाहर से प्राप्त किया जाने लगा है। और आजकल क्या होता है कि जो चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं और उसे बेचना चाहते हैं, तो हमें उसकी एडवर्टाइजमेंट जो होती है बहुत हाई लेवल की करनी होती है। और हाई लेवल की हम खुद से नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमें ऐसे लोगों को रखना पड़ता है जो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल हो, जो बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो। ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में पता हो, एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम रखते हैं जो हमें बाहर से सर्विसेज देता है। ठीक है, इसे सेवाओं का बाह्यकरण कहते हैं कि जब ये ऐसे सर्विस हमें देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसे सेवाओं का बाह्य सेवाएं कहते हैं। ठीक है, सेवाओं के बाह्यकरण का अर्थ क्या होता है कि व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने तथा विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो संगठन के बाहर से हम लेते हैं। ठीक है, तो इसे सेवाएं का बाह्यकरण कहते हैं। बाह्यकरण मतलब बाहर के, ठीक है, बाहर का आउटसोर्सिंग। सेवाओं के बाह्यकरण की प्रकृति, क्या फायदे इसकी, क्या प्रकृति, क्या क्या सर्विसेज है, क्या नेचर है इसके। सेवाओं के संगठन से बाहर से उपलब्ध होना, पहला की जो सर्विसेज होती है वो हमें बाहर से मिलती है। ठीक है, सेवाओं के बाह्यकरण के अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों को सेवाएं बाहर से प्राप्त होती है। कुछ कंपनी कुछ विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए संपत्ति स्थापित की जाती है, जैसे कि उधार एकत्रित करने वाली एजेंसी होती है, विभिन्न कंपनियों के देनदारों के रूप में एकत्रित करने का काम भी करती है। ठीक है,
सेकंड आता है हमारा विशिष्टीकृत सेवाएं, बहुत स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये, क्योंकि ये कंपनी प्राय एक ही प्रकार की सेवा उपलब्ध कराती है, इसीलिए उस विशेष सेवा में उसको विशेष प्राप्त होते हैं। देखो कि कोई भी कंपनी जो होती है अगर किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो उसे पता है कि उसे उस वस्तु के बारे में किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना, तो वो अच्छे से उस चीज़ को करवा सकती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही सिर्फ एक चीज़ का क्या कहते हैं प्रोडक्शन कर रही है, तो उसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। थर्ड कह रहा है सेवाओं की सस्ती विधि होती है। सेवाओं के बढ़ाईकरण की प्रकृति सस्ती सेवाएं उपलब्ध करवाने की होती है। देखो जो बाहर से हम सर्विसेज लेते हैं वो बहुत थोड़ी सस्ती हो जाती है, एक ही प्रकार की सेवा को बड़े स्तर पर व्यवहार करने के कारण ये सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाती है, कि जब हम एक ही तरह की एडवर्टाइजमेंट एक ही तरह की सर्विसेज ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है बाहर से लेने पर, ठीक है। प्रयोग करने वाली कुशलता में वृद्धि, अनेक सेवा संगठन के बाहर से प्राप्त हो जाने के कारण इन्हें प्रयोग करने वाला अपने मुख्य व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है। देखो क्या करें कि अनेक सेवा ऐसे होते हैं जो संगठन के बाहर से हमें मिल जाता है, तो इससे जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस पर अच्छे से ध्यान दे सकता है, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकता, ठीक है। सेवाओं के बाह्यकरण की आवश्यकता, हमें बाह्यकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुद इन सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद ही क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त करना होता है, मेन मोटिव इनका ही होता है। एक ही कंपनी का अनेक क्रियाओं में विशिष्टीकरण नहीं हो सकता, कि कोई भी एक कंपनी है और वो सारे काम को खुद से ही कर लेती, इतनी स्पेशलाइज कंपनी नहीं होती, ठीक है। यदि कोई कंपनी सभी क्रियाओं को खुद ही पूरा करने की कोशिश करती है तो प्रदान की जाने वाली जो सेवा की जो क्वालिटी होती है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है, या तो वो सर्विस बेकार होगी या तो उसका जो क्या कहते हैं रिएक्शन होगा बहुत ही खराब होगा, ठीक है। इस कठिनाई से बचने के लिए सेवाओं का बढ़ाईकरण अथवा सेवाओं को बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए जो कंपनी होती है वो बाहर से सर्विसेज लेना चाहती है, ठीक है। सेवाओं में स्थायी विनियोग से बचना होता है। यदि कोई कंपनी ये सेवा संगठन के अंदर उपलब्ध कराती है तो उसे इनके लिए अलग अलग विभागों की स्थापना करनी होगी। देखो कि क्या कहता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो कोई सर्विस अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लेना चाहती है तो उसके लिए अलग अलग उसे डिपार्टमेंट खोलने पड़ेंगे, जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पे करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है, जिस पर भारी स्थायी विनियोग करना पड़ता है। विनियोग मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना, खर्चा करना, ठीक है। बाजार में ये सेवा जो होता है बहुत कम लागत पर कुछ विनियोग के लिए उपलब्ध करवाती है, और बाजार में क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट में ये सर्विसेज हमें मिल जाती है, इसीलिए ये अपनाई जाती है। थर्ड कह रहा है हमारा व्यवसाय को सुविधापूर्वक ढंग से चलाना। बिजनेस को हमें ढंग से चलाने के लिए भी हमें जो होती है बाहर से सर्विसेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। सेवाओं के बढ़ाईकरण की आवश्यकता व्यवसाय को सुविधापूर्वक तरीके से चलाने के लिए होती है। व्यवसाय का ध्यान अनेक छोटी छोटी क्रियाओं से हटकर मुख्य क्रिया की ओर केंद्रित हो जाता है, इससे पूरा व्यवसाय बड़े तरीके से चलता है। व्यवसायी जो होता है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, वो अपने बड़े बड़े कामों पर अच्छे से ध्यान देने लगता है, क्योंकि ये काम तो बाहर के लोग अच्छे से कर देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि उनके बिजनेस में प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो डिलीटेड लिखा है, डिलीटेड नहीं है, जब ये कुछ टाइम आया था, लॉकडाउन वगैरह आया था, तो उसमें ये चैप्टर्स डिलीटेड थे, कुछ टॉपिक डिलीटेड थे, तो उस पर डिलीटेड लिखा हो, तो आप ये मत सोचिएगा कि टॉपिक डिलीटेड है, बल्कि ये आपके एग्जाम में है, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाह्य सेवाओं के प्रकार, अब कितने तरह के सेवा होते हैं जो हम लेते हैं। पहला वित्तीय सेवा, फाइनेंशियल सर्विस हम बाहर से लेते हैं, ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ले लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि अंदर हम किसी भी कंपनी के क्या कहते हैं क्या कहते हैं लोग से ले सकते हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर मेंबर से ले सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि आपसी जो तालमेल होता है वो कंपनी के बेकार होने लगते हैं, ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है फाइनेंशियल सर्विस जो होता है हम बाहर से भी ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट सर्विस भी हम बाहर से ले सकते हैं, कुरियर सर्विस भी बाहर से ले सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी हम बाहर से ले सकते हैं, ठीक है। पहला आता है वित्तीय सेवा। पहला आता है वित्तीय सेवा किस तरीके से लेते हैं। वित्तीय सेवाओं का अभिप्राय ऐसी बाह्य सेवाओं से जो किसी न किसी रूप में कंपनी की वित्त प्रबंध सहायता करती है, कि फाइनेंशियल पोजीशन को लाने में मदद करती है। पहला फैक्टरिंग सुविधा। फैक्टरिंग फैसिलिटी क्या होती है, ये वित्त व्यवस्था का एक आधुनिक साधन है। इसके अंदर फैक्टरिंग एजेंसी विक्रेता को अनेक उनके उधार विक्रय पर अग्रिम धन उपलब्ध करवाती है। देखो जब वो उधार लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा धन उपलब्ध कराती है, और देनदारों से भुगतान एकत्रित करने का काम करती है। जो देनदार होते हैं जो उनको भुगतान पेमेंट करते हैं उनसे क्या करती है, उनको पेमेंट को कलेक्ट करती है। अपनी सेवाओं के बदले फैक्टरिंग एजेंसी कमीशन व ब्याज प्राप्त करती है। जब ये क्या कहते हैं जो फैक्टरिंग एजेंसी है जो ये सर्विसेज दे रही है, इसके बदले क्या मिलता है इनको, कमीशन या तो ब्याज मिलता है उस पैसे के ऊपर, इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। जिन व्यवसाय में सुविधा उपलब्ध हो उनमें उधार विक्रय में अधिक पूंजी नहीं लगानी पड़ती। जिस बिजनेस में ये क्या कहते हैं इन्वॉल्व होता है उसमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेने की या ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।
सेकंड कहता है सौदागर बैंकिंग सेवाएं क्या होती है। कुछ वर्ष पूर्व तक अंशवर ऋण पत्र जारी करने संबंधित सारी कार्रवाई कंपनी को स्वयं करनी पड़ती थी, कि पहले के टाइम पे जो भी अंशवर ऋण पत्र, डिवेंचर्स और शेयर्स जो होते थे हमारे, ये सारे कंपनी को खुद ही जारी करने पड़ते थे, और इससे उनको जो होता था ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होता था। ठीक है, इससे कार्रवाई में पर्यावरण पत्र की विषय सामग्री तैयार करना, इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, प्रार्थना पत्र, फिर उसे छपवाना, वैधानिक कार्रवाई पूरी करना, गवर्नमेंट की जो रूल्स है उसको पूरा करना, प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना, लिस्ट बनाना। ठीक है, अंश जारी करने के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति करना, जो शेयर वो जारी कर रहे हैं उसके लिए वो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, फिर वो नियुक्त करेंगे, अभिगोपक की नियुक्ति करना आदि। ये अभिगोपक जो था अंडर राइटर। ठीक है, अब ये सभी कार्य सौदागर बैंक द्वारा करवाए जा सकते हैं। भारत में अनेक वाणिज्यिक बैंक सौदागर बैंक की सेवाएं प्रदान कर, कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो सौदागर बैंक होते हैं, और ये लोग जो होते हैं इसी तरीके का काम करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा विज्ञापन संबंधी सेवाएं। विज्ञापन, आज बाजार में अनेक से ऐसी विज्ञापन स्थानीय विज्ञापन कंपनी स्थापित हो चुकी है जो विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं को विज्ञापन संबंधी सेवाएं प्रदान करती है। कि ये कंपनी क्या करती है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको उनके प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रत्येक व्यवसायिक संस्था अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहती है। अधिक लाभ अधिक बिक्री से हो सकता है। अधिक बिक्री के लिए विज्ञापन अति आवश्यक है। ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो होते जो है वो अगर उसको मार्केट में इस्टेब्लिश करना है तो उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ता है। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है कि अच्छी क्वालिटी का क्या करती है, विज्ञापन करवाती है बाहर की एजेंसियों से। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, पत्रकार कुरियर सेवाएं। कुछ वर्ष पहले तक पत्र, प्रलेख व पार्सल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए सरकारी डाकघर की सहायता ली जाती थी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए डाकघर में जाना जरूरी है। ये सेवा महंगी भी, आज ये सेवा एक सुधरे हुए रूप में उपलब्ध है। कुछ निजी व्यक्ति कुरियर कंपनी स्थापित करके ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। डाक कुरियर कंपनी के कार्यालय में भी भेजी जा सकती है, और यदि पहले सूचित कर दिया जाए तो कंपनी का आदमी स्वयं ही आकर डाक ले जाता है। ठीक है, कि पहले के टाइम पे जो कुरियर सेवा थी वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे आपको देखा है कि जो भी डाक जो है आपके घर पे बुला सकते हैं। ठीक है, अपने जो भी मैसेज वगैरह है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट क्या कहते हैं अमाउंट में हो जाता है सारा। फोर्थ कहता है ग्राहक सहायता सेवा। ग्राहकों को व्यवसाय का देवता माना जाता है। कि कोई भी कंज्यूमर से या कस्टमर जो है एक तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का एक तरीके से क्या है वो देवता ही है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना जो है कोई भी बिजनेस नहीं चल पाएगी। यदि ग्राहक खुश है तो समझो सफलता निश्चित है। अब ये प्रश्न है कि ग्राहकों को कैसे खुश किया जाए। ग्राहकों को खुश करने के लिए उन्हें अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध करानी पड़ती है, जैसे घर पर माल की सुपुर्दगी, होम डिलीवरी प्रोवाइड करना। ठीक है, विक्रय के बाद सेवा जब उन्हें कोई सामान बेचिए तो उसके बाद उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना, अच्छे से उनके साथ बिहेव करना, तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है उनको प्रोवाइड करी जाती है। अब आता है ज्ञान प्रक्रिया बाह्यकरण, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केपीओ एंड बीपीओ, केपीओ क्या होता है और बीपीओ क्या होता है। ठीक है, ये जो केपीओ और बीपीओ जो है ये आपका एक क्वेश्चंस के थ्रू आ जाएगा, या कि केपीओ के बारे में लिखो या बीपीओ के बारे में लिखो, या आपका सीधा डिफरेंस आएगा कि व्हाट इज़ अ केपीओ एंड व्हाट इज़ अ बीपीओ। आपका इसमें डायरेक्ट क्या आएगा कि डिफरेंस आएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बोथ केपीओ एंड बीपीओ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। केपीओ का अभिप्राय व्यवसाय को सफलतापूर्वक न्यूनतम लागतों पर चलाने के लिए उच्च स्तरीय ज्ञान की जरूरत वाले कार्य संगठन के बाहर से कराने से। देखो क्या कह रहा है, केपीओ जो एक नॉलेज है, के का मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने बिजनेस को सही ढंग से, अच्छी तरीके से और कम कॉस्ट पर चलाने के लिए हमें अच्छे ज्ञान की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि हमारा संगठन सही तरीके से काम करे। ये बीपीओ का ही एक उच्च स्तरीय कदम है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का ही एक उच्च स्तरीय कदम माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा नॉलेज ही नहीं होगा तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ एक और बीपीओ के अंतर्गत प्रक्रिया विशेषज्ञ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर केपीओ के अंतर्गत नॉलेज पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कि जहाँ पर हमारा क्या कहते हैं बीपीओ में क्या होता है प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और नॉलेज क्या कहते हैं नॉलेज में हमारा क्या होता है केपीओ में हमारा क्या होता है नॉलेज एक्सपर्ट्स पर ध्यान दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। बीपीओ के अंदर किसी समस्या के हल करने का एक पूर्व निर्धारित मार्ग दिया जाता है, लेकिन केपीओ के अंदर अंतिम निर्णय तक पहुंचने तक कोई पूर्व निर्धारित मार्ग नहीं होता, बल्कि वह संबंधित व्यक्ति को स्वयं विकसित करना पड़ता है। कि नॉलेज जो होती है आप जितना भी करते जाओगे उससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बिजनेस जो होती है एक निर्धारित मार्ग तक आकर रुक जाता है। बीपीओ क्षेत्र में जॉब प्राप्त करने के लिए ज्ञान की तीव्र प्रवाह अंग्रेजी बोलना आना जरूरी होता है। देखो बिजनेस के बीपीओ के अंतर्गत अगर आपको जॉब करनी होती है तो उसके लिए आपको अच्छी इंग्लिश जो है
वो आना बहुत ज़रूरी है। और केपीओ क्षेत्र कंपनी विशेष ज्ञान, अंग्रेजी बोलना, मनोवृत्ति व कार्य अनुभव आदि पर विशेष ध्यान देते हैं। और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है ये ऐसी क्या करती है कि ये उन लोगों को चयन करती है जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जिनको विशेष ज्ञान होता है, स्पेशलाइजेशन नॉलेज होती है, ठीक है। एटीट्यूड होता है जिनमें एक्सपीरियंस, एटीट्यूड मतलब वो वाला एटीट्यूड नहीं, मनोवृत्ति मतलब किसी काम को सही ढंग से करने का तरीका, उसमें लगे कि वो जो है एक तरीके से ठीक तरीके से उस काम को कर सकता है, उस कंपनी को हैंडल कर सकता है, ठीक है, इस तरीके का एटीट्यूड, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल, तो इस तरीके से आपके ये केपीओ के अंतर्गत आने वाली सेवा और बीपीओ के अंतर्गत आने वाली सेवा, कौन कौन सी सेवाएं होती है। अब आपका आता है केपीओ की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज की प्रतियोगितावादी वातावरण में कंपनी अधिक ध्यान उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर दे रही है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि मार्केट एरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी एरिया, तो ऐसी जगह पे जो होती है वातावरण में कंपनी जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। जबकि अन्य सभी क्रियाओं को संगठन के बाहर से पूरा करवाया जा रहा है। कंपनी ये महसूस करे कि कम महत्वपूर्ण क्रियाओं को संगठन के बाहर से पूरा करवाकर केवल लागतों में कमी व कुशलता में वृद्धि ही नहीं होती बल्कि पूरे व्यवसाय में सुधार होता है। देखो क्या कह रहे हैं कि जो भी कंपनी है वो ये महसूस करने लगे कि जब हम कम कॉस्ट पर सर्विसेज को बाहर से ही प्रोवाइड करने लगे हैं तो इससे हमारी कंपनी में बिल्कुल वृद्धि नहीं बल्कि पूरा जो बिजनेस है उसमें सुधार आ गया, ठीक है। इसका मुख्य कारण ये है कि केपीओ की सहायता लेने पर कंपनी का सारा ध्यान व शक्ति मुख्य क्रियाओं की ओर संचालित हो गया, कि जब हमने नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो इससे कंपनी का जो सारा ध्यान है वो सिर्फ मेन कामों पर ही जाना शुरू हुआ, ठीक है। भारतीय केपीओ क्षेत्र, भारत में केपीओ क्षेत्र क्या है। भारत में बीपीओ क्षेत्र की सफलता के फलस्वरूप ही केपीओ क्षेत्र का उदय हुआ। देखो कि जब हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बढ़ा तो उसी के बाद हमारा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का भी उदय हुआ। भारत की बीपीओ क्षेत्र से विदेशी कंपनियों को जो भारी लाभ प्राप्त हुए उन्हीं से प्रोत्साहित होकर वह कंपनी उच्च स्तरीय ज्ञान की जरूरत वाली क्रियाओं के लिए भारत की ओर देखने लगी। देखो कि जो हमारा बीपीओ क्षेत्र से जो विदेश की जो कंपनी थी उनको जो प्रॉफिट हुआ इस वजह से वहाँ के जो उच्च स्तरीय इन्होंने क्या करा कि इसको बीपीओ को ज़्यादा प्रोत्साहन करने के लिए इन्होंने हाई एंड नॉलेज को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। उच्च मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को या ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को प्रोत्साहन दिया। और ये नॉलेज क्या करती है कि लागतों में बचत करती है, अच्छा काम करती है, ठीक है। इसीलिए केपीओ को अपनाया गया। केपीओ की विशेषता क्या है। केपीओ की मुख्य विशेषता ये है कि ये बीपीओ का अगला कदम माना जाता है, कि बीपीओ के बाद ही हमारा केपीओ आया। ये प्रक्रिया विशेषज्ञ की अपेक्षा ज्ञान विशेषता पर ध्यान देता है। ये प्रक्रिया प्रोसेस को छोड़कर ये किस पे ज़्यादा ध्यान देता है, हमारा केपीओ नॉलेज के ऊपर। ऐसा नहीं माना जा सकता कि बी की जगह के ले रहा है, दोनों क्षेत्र ही प्रचलन में रहेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि बिजनेस को हटाकर क्या कहते हैं नॉलेज को लाया गया, बल्कि दोनों ही एक जगह पे रहेंगे, ठीक है। ये बीपीओ क्षेत्र की सफलता का परिणाम है कि अगर बीपीओ हमारा जब असफल है उसके बाद ही तो केपीओ को लाया गया। ये क्षेत्र प्राथमिकता में द्वितीय स्तरीय लेकिन उच्च स्तरीय ज्ञान की आवश्यकता वाली सभी क्रियाओं को पूरा करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए कोई पूर्व निर्धारित मार्ग नहीं होता। जब हम इसको कोई अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमारे लिए कोई मार्ग नहीं है कि हाँ ये कन्फर्म ही ठीक है, हम बस सोचते हैं, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बढ़ाते हैं। ये क्षेत्र शिक्षित लोगों को एक वैकल्पिक करियर उपलब्ध कराता है। और ये जो हमारा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं, जिनको जॉब वगैरह की नीड्स होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आज के लिए बस इतना ही। और ये जो चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है यहीं तक, ठीक है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इट मीन्स, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले एंड मैं और भी ज़्यादा वीडियोस जो है वो आपके लिए ला सकूँ।